नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीएमएलएन के लिए एक बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के मामले में बरी कर दिया है, जिससे फरवरी में संसदीय चुनाव लड़ने में उनकी बड़ी बाधा दूर हो गई है। नवाज शरीफ को 2018 में दोषी ठहराया गया था। नवाज शरीफ ने एवनफील्ड संपत्ति और अल अजीजिया मामले में अपनी सजा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक, मियां गुल हसन औरंगजेब की पीठ ने पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुनाया। पीटीआई के सांसद बैरिस्टर अली जाफर ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के प्रमुख इमरान खान ने फैसला किया है कि वो पार्टी के चुनाव में भाग नहीं लेंगे और उन्होंने अपने वकील बैरिस्टर गौहर अली खान को पीटीआई का कार्यवाहक अध्यक्ष नामित किया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चुनाव अगले शनिवार यानी 2 दिसंबर को होंगे। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा शादी के बंधन में बंध चुके हैं। उन्होंने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड लिन लैशराम से शादी कर ली है। लिन लैशराम मणिपुरी मॉडल और एक्ट्रेस हैं। दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम ने मणिपुर की परंपरा में शादी की। इन दोनों की शादी की पहली तस्वीरें भी आ चुकी हैं, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव का प्रचार मंगलवार को थम गया और अब बारी मतदान की है। सूबे की सभी 119 सीटों पर गुरुवार को वोटिंग है। इस बार कांग्रेस और बीआरएस के बीच सीधी लड़ाई है, तो बीजेपी और एआईएमआईएम इसे त्रिकोणीय बनाने में जुटे हैं। वहीं कांग्रेस ने तेलंगाना की 199 सीटों में से 75+ सीटें जीतने का टारगेट सेट कर दिया है। कई सर्वे भी आ चुके हैं कि कांग्रेस 70 से अधिक सीटें जीत सकती है। अब देखना होगा कि गुरुवार को जनता किसके पक्ष में वोट डालती है। कुल मिलाकर तेलंगाना में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। तेलंगाना में जोर शोर से चुनावी अभियान करने के बाद बीआरएस अब चुनाव में जीत के लिए साइलेंट वोटर्स पर भरोसा कर रही है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने विश्वास जताया कि बीआरएस 2018 में जीती गई सीट से कम एक सीट अधिक हासिल कर आराम से आगे निकल जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि जनता जीत की हैट्रिक लगवाएगी और केसीआर को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाएगी। उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह करने के लिए कुछ सर्वे प्रकाशित किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों के उलट केसीआर ने अपने अधिकांश वादों को पूरा किया है, जो उनकी निश्चित रूप से मदद करेगा। आ रहे सर्वेस को लेकर उन्होंने कहा कि वो भरोसेमंद नहीं है। नफरत फैलाने वाले भाषणों पर रोक लगाने के लिए याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात, केरल, तमिलनाडु और नागालैंड राज्यों को ये निर्धारित करने के लिए नोटिस जारी किया है कि क्या उन्होंने तहसीन पूनावाला मामले में 2018 के फैसले के संदर्भ में नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। अदालत ने इन राज्यों को तब नोटिस जारी किया जब केंद्र सरकार ने सूचित किया कि उन्होंने तहसीन पूनावाला फैसले के अनुपालन के संबंध में संघ के पत्र का जवाब नहीं दिया है। एएसजी ने कहा कि पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और नागालैंड राज्यों ने संघ के पत्र का जवाब नहीं दिया है और इसलिए उनके अनुपालन के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है। हालांकि इस समय पश्चिम बंगाल राज्य के स्थायी वकील ने मौखिक रूप से पीठ को बताया कि पश्चिम बंगाल ने फैसले का अनुपालन किया है। इस पर ध्यान देते हुए पीठ ने अन्य 4 राज्यों के अधिसूचित स्थायी वकीलों को नोटिस जारी करने का फैसला किया। इस संबंध में संबंधित राज्यों द्वारा आज से 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर किया जाना चाहिए। नोडल अधिकारियों का विवरण और ब्यौरा दिया जाना चाहिए। इस मामले पर अगली सुनवाई 5 फरवरी 2024 को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन के विवादास्पद बयान के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वो इस मामले पर विचार नहीं करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना और SVN भट्टी की पीठ ने कहा, अगर हम इस तरह की याचिकाओं पर विचार करना शुरू कर देंगे तो इसकी बाढ़ आ जाएगी। हम व्यक्तिगत मामलों में नहीं जाएंगे। पीठ ने कहा कि अगर वो व्यक्तिगत मामलों में जाना शुरू कर देगी तो वो मुख्य मामले से ही नहीं निपट पाएगी। साथ ही ये भी कहा कि देश भर में व्यक्तिगत मामलों की सुनवाई करना असंभव हो। कोर्ट ने टिप्पणी की कि हम व्यक्तिगत पहलुओं से नहीं निपट सकते। हम ये कर सकते हैं कि एक प्रशासन तंत्र स्थापित कर सकते हैं। अगर कोई उल्लंघन होता है तो आपको संबंधित हाई कोर्ट में जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केरल राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को 2 साल तक दबाए रखने के केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आचरण की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, राज्यपाल द्वारा विधेयकों को लंबित रखने का कोई कारण नहीं बताया गया है। पीठ ने पंजाब के राज्यपाल से संबंधित मामले में पारित हालिया फैसले का जिक्र करते हुए कहा, राज्यपाल की शक्ति का उपयोग विधायिका के कानून बनाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता है।
सीजेआई ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से पूछा, राज्यपाल 2 साल तक बिलों पर क्यों बैठे हैं। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इस बात पर गौर किया कि कार्यवाहियों के बाद राज्यपाल खान ने एक विधेयक पर सहमति दे दी है, जबकि अन्य 7 विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रखा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नए आपराधिक दंडात्मक कानूनों को लेकर जल्दबाजी करने के बजाय सभी हितधारकों के बीच आम सहमति बनाने का बुधवार को आग्रह किया। बनर्जी ने शाह को लिखे पत्र में यह भी दावा किया कि मौजूदा आपराधिक दंडात्मक कानूनों में बदलाव से राज्य व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। बता दें, केंद्र सरकार भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और आपराधिक साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर 3 विधेयक क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेकर आई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री ने शुरुआत में छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली के दौरान इसकी घोषणा की थी, लेकिन इसका औपचारिक फैसला मंगलवार को कैबिनेट बैठक में लिया गया और बुधवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को ये जानकारी दी। सूत्रों का कहना है कि उत्तरकाशी की खबरों की वजह से केंद्र सरकार ने इसका ऐलान मंगलवार को रोक लिया था। सवाल यह है कि जब छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा कर दी थी, तो बुधवार को तेलंगाना विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले 29 नवंबर को इसकी घोषणा सरकार की ओर से फिर से क्यों की गई। यहाँ सवाल चुनाव को प्रभावित करने को लेकर नहीं है, बल्कि मोदी सरकार की घोषणा लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भी है। लोकसभा चुनाव में 6 महीने से कम समय बचा है। गरीबों को मुफ्त राशन योजना की घोषणा का समय महत्वपूर्ण है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को पश्चिम बंगाल में जमकर गरजे। इस दौरान उन्होंने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर जबरदस्त प्रहार किया। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि साल 2026 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि उनकी सरकार CAA लागू करके रहेगी। इसे कोई नहीं रोक सकता, ये देश का कानून है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में 212 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या का जिक्र किया और कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में जनता अपने वोटों से इन हत्याओं का बदला लेगी। बता दें, अमित शाह की रैली से बंगाल में बीजेपी ने 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं और कहा जा रहा था कि उसको भी बीजेपी लोकसभा चुनाव के हिसाब से देख रही थी। इसीलिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया और मोदी के चेहरे पर लड़ी। इन संकेतों के बीच कि राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से ही फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने बुधवार को कहा कि दक्षिणी राज्य और वायनाड निर्वाचन क्षेत्र उनके लिए घर की तरह है। बता दें, लोकसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम समय शेष रहने पर राहुल गांधी ने कहा कि केरल और वायनाड आना उनके लिए काम जैसा नहीं है, ये उनके लिए घर की तरह है। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हुई झड़पों में 175 लोगों की मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई हुई, जहां मई से ही मुर्दाघरों में पड़े 169 पहचाने गए शवों के अंतिम संस्कार को लेकर राज्य सरकार और नागरिक समाज संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वो पहचाने गए शवों का अगले 7 दिनों के भीतर अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। 3 जजों की पीठ की अध्यक्षता करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हम मुर्दाघरों में शवों को हमेशा के लिए नहीं रख सकते हैं। हिंसा मई में हुई है। अदालत ने कहा कि मृतक सम्मान के साथ अंतिम विदाई के हकदार हैं। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि मणिपुर सरकार 81 पहचाने गए पीड़ितों के परिवारों को 4 दिसंबर तक सरकारी चिन्हित स्थल पर अंतिम संस्कार करने की अनुमति देगी। मणिपुर में मई से ही रुक रुक कर हिंसा हो रही है। मणिपुर में सबसे बड़ा शांति समझौता संपन्न हो गया है। UNLF ने अपने हथियार डाल मुख्य धारा में आने का फैसला कर लिया है। दिल्ली में इस समझौते को हरी झंडी दिखा दी गई है और गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर जानकारी भी दी है। उन्होंने इस पूरे समझौते को एक नया अध्याय बताया है। राज्य की स्थिति को देखते हुए ऐतिहासिक बता दिया गया है। बता दें, UNLF सबसे पुराना विद्रोही संकट है, जिसने 1964 में स्वतंत्र मणिपुर के लिए अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। उस संगठन के सक्रिय होने के बाद ही कई दूसरे संगठन भी समय के साथ सिर उठाते चले गए। कई जगहों पर दंगे होने लगे, स्थिति बेकाबू सी हो गई। अडानी ग्रुप की कंपनियों की शेयर कीमतों में आए जोरदार उछाल की बदौलत गौतम अडानी एक बार फिर शीर्ष
20 सबसे अमीर लोगों की सूची में शुमार हो गए। मंगलवार को शेयर बाजार में दर्ज गौतम अडानी की सभी 10 कंपनियों के शेयरों में तेज रैली देखने को मिली। कुछ शेयरों की कीमतों में 20% तक का इजाफा देखने को मिला। इससे ग्रुप की कुल बाजार पूंजी में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हुई। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक इस रैली की वजह से गौतम अडानी की पूंजी में केवल एक दिन में ही करीब 6.5 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। उत्तराखंड के टनल में फंसे मजदूरों को निकाल लिया गया है, जो सबसे सुकून वाली बात है। हालांकि एक सवाल जो उठ रहा है उसको उस सुरंग की लगातार कवरेज करने वाले अजीत राठी भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ऑपरेशन टनल में 41 जिंदगियों के लिए 17 दिन की महाभारत तो खत्म हुई, लेकिन मेरे भीतर एक महाभारत अभी भी चल रही है। पीएमओ से लेकर सीएम तक, केंद्रीय मंत्री, प्रशासन, नौकरशाही, आर्मी, तमाम एजेंसियों ने मोर्चा संभाले रखा, लेकिन नवयुगा नाम की जो कंपनी सुरंग बना रही थी, 17 दिन से वो कहां भूमिगत है। उसकी जिम्मेदारी फिक्स होगी या बेगुनाही का सर्टिफिकेट दे दिया। लोगों का कहना है कि उस कंपनी को बचाने की किसी भी कोशिश को पत्रकारों को एक्सपोज करना चाहिए, मगर गोदी मीडिया उल्टा सवाल पूछने वालों पर तोहमत जड़ रहा है कि वो अनहोनी की दुआ कर रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने गौ हत्या को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू ही गाय को काटने के लिए कसाई को भेजते हैं। उन्होंने फिर सवाल उठाया, हम गाय को माता कहते हैं, गायों को कटने के लिए भेजना क्या एक पुत्र का कर्तव्य है? उन्होंने जवाब भी दिया, नहीं, हम गाय की सेवा करेंगे, हम अपनी गाय को ऐसे नहीं जाने देंगे। कार्यक्रम के दौरान आरएसएस चीफ ने सभी से गौ सेवा करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि गाय दुनिया की तमाम समस्याओं का समाधान है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। बता दें, नरेश कुमार 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे। केंद्र उन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार देना चाहता है। दिल्ली सरकार इसका विरोध कर रही थी। गुजरात हाई कोर्ट ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। इसने कहा कि मस्जिदों में अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। इसने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका को पूरी तरह से गलत करार दिया। गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध पी माई की खंडपीठ ने कहा कि वो ये समझ नहीं पा रही हैं कि मानवीय आवाज अजान ने डेसिबल यानी शोर के स्तर को सीमा से अधिक ध्वनि प्रदूषण के स्तर तक कैसे बढ़ा दिया है। अदालत ने मंदिरों में होने वाले आरती जैसे धार्मिक आयोजनों को लेकर सवाल पूछे। याचिका बजरंग दल नेता शक्ति सिंह जाला ने दायर की थी। उन्होंने दावा किया था कि लाउड स्पीकर के माध्यम से अजान बजाने से ध्वनि प्रदूषण होता है और लोगों, विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और असुविधा होती है। हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मंगलवार को याचिकाकर्ताओं से पूछा, आपके मंदिर में सुबह की आरती भी ढोल नगाड़ों और संगीत के साथ सुबह 3 बजे शुरू हो जाती है, तो क्या इससे किसी को कोई शोर नहीं होता है? क्या आप कह सकते हैं कि घंटा और घड़ियाल का शोर हमेशा केवल मंदिर परिसर में बना रहता है? क्या मंदिर के बाहर नहीं फैलता है? पीठ ने कहा वो इस तरह की जनहित याचिका पर विचार नहीं करेगी। अदालत ने कहा यह वर्षों से चली आ रही आस्था और परंपरा है और ये 5-10 मिनट के लिए होती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अजान दिन के अलग अलग घंटों में की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवादी रोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले में बुधवार को जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 जनवरी तक स्थगित कर दी है। बता दें, फरवरी 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगे की साजिश में संलिप्तता के आरोप में खालिद के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने बुधवार को सीनियर पुरुष टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल बढ़ाने का ऐलान किया है। द्रविड़ के अलावा टीम के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर, गेंदबाजी कोच पारस महाम्ब्रे, फील्डिंग कोच टी दिलीप सहित सभी सपोर्ट स्टाफ का भी कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया गया है। राहुल द्रविड़ समेत सभी सपोर्ट स्टाफ का कॉन्ट्रैक्ट हाल में खत्म हुए विश्व कप तक ही था। उसके बाद इन पदों पर किसे लाया जाएगा, इसे लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।